नमस्कार दोस्तों। अभी खबर मिली कि नेपाल में एक बड़ा ही कुख्यात हाथी है, धुर्बे। उसने वैसे तो करीब ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसने करीब 50 लोगों की जान ली है। 25 से ज़्यादा घर तोड़े हैं, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा कहीं उसने किया है। लेकिन आश्चर्यजनक एक घटना सुनने में आई कि एक आदमी था जिसके पेरेंट्स को इस हाथी ने मार दिया था और पूरा घर तोड़ दिया था। तो इतना दुखी हो गया कि उसने कहा इस जगह मुझे रहना ही नहीं है, कि आज नहीं तो कल वो हाथी दोबारा लौट के आएगा। वो 2 नदियां पार करके उस गांव को छोड़ के वहां से काफी दूर चला गया, एक नया घर बनाया, वहां रहने लगा। 14 साल के बाद वही धुर्वे हाथी आया, उसका घर तोड़ दिया। अब तक उसके बच्चे की शादी हो गई थी तो उसकी बहू और उसके पोते को मार डाला। 4 साल का पोता था। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाथी ने पीछा किया, जानबूझ के उस आदमी के पास गया और उसका घर तोड़ा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि धुर्बे हाथी कौन है। धुर्बे हाथी चितवन नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में और कभी कभी भारत में भी आता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इलाकों में। और बड़ा ही नटोरियस है, बहुत ही कुख्यात है। जब उसने 16 लोग करीब मारे थे तो नेपाल की आर्मी के 96 लोग और कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सबने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया कि या तो धुर्बे को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ना है या गोली मारनी है। गोली मारी गई, उसे लगी भी, वो घायल हो गया और भाग गया, लेकिन वो मरा नहीं। और बहुत दिनों तक आया नहीं क्योंकि उसे सदमा लग गया था। लोगों ने समझा कि ये धुर्बे मर गया है, वो निश्चिंत हो गए। 2016 में धुर्वे वापस आया, फिर से वैसा ही उत्पात करने लगा। अब वो बहुत ज़्यादा चालाक हो चुका था, पहले से समझ जाता था कि उसे पकड़ने की या गोली मारने का कुछ इंतजाम हो रहा है। वो उसके पहले ही भाग जाता था, बड़ी जल्दी जल्दी अपने इलाके चेंज करता था। उसके बाद ही ये घटना हुई कि उस आदमी के घर गया और उसने ये सब तोड़फोड़ मचाई। अब सवाल ये उठता है कि हाथी की याददाश्त क्या इतनी होती है? इससे कहीं ज़्यादा होती है। हाथी पानी पीने के रास्ते तो खोज ही लेते हैं, अपने पुराने एंशियंट रूट्स। इवन जो उनको पूर्वजों के टाइम पे जो रास्ते थे वो भी पता नहीं किस तरीके से कुछ मार्किंग्स उनको समझ में आ जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, वो रास्ते खोज लेते हैं। ये प्रूवन फैक्ट है कि 200 चेहरे इंसानों के हाथियों को याद रहते हैं। यानी 200 लोगों को बाकायदा, ये राम कुमार है, ये श्याम कुमार है, ये रमेश है, ये सुरेश है, वो अगर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम दिए हैं तो पहचान सकते हैं। पानी के नियरेस्ट रूट हाथी पता कर लेते हैं। कभी कभी तो 4.5-5 किलोमीटर से देखा गया है। अफ्रीका में कई बार 45 किलोमीटर दूर से देखा गया है कि वो पानी के डायरेक्शन, चल रहे थे इधर, अचानक से पानी के डायरेक्शन मुड़े और सीधे पानी के सोर्स पर पहुंचे। हाथी मात्र प्रधान हर्ड में रहते हैं, फीमेल जो होते हैं। मेल हाथी 10 से 15 साल, मतलब करीब करीब हाथियों का जो लाइफ स्पैन है वो भी इंसानों जैसा है। उनकी लाइफस्टाइल सब कुछ इंसानों जैसी ही है। बस अगर हम गर्भ धारण काल, जेस्टेशन पीरियड को छोड़ दें, इंसान में 9 महीने का है, उनमें 22 महीने का है। उम्र भी 60, 70, 80, 90, कोई कोई 100 इंसान जीता है, ऐसे ही हाथी जीते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी मेल के अंदर करीब करीब 12-15 साल की उम्र में आती है, ऐसे ही उसमें आती है। और वही वो उम्र होती है जब उसे खदेड़ दिया जाता है, उसके हर्ड से फीमेल्स खदेड़ देती हैं और वो बैचलर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। बाहर जो खदेड़े गए लोगों का ग्रुप चल रहा होता है, उनका मुखिया एक सीनियर जिम्मेदार हाथी होता है, 40-50 साल का। वो उनको ट्रेनिंग देता है, उनका लीडर होता है, साथ में फसलों पे रेड मारते हैं और उनको लीड करता है रात के टाइम पे। दिन पे सब अपना अलग अलग घूमते रहते हैं, शाम को एक फिक्स टाइम पे मिलते हैं, रंबलिंग साउंड या जैसे भी इनका एक सिस्टम होता है, फिर ये रेड मारते हैं, फसलों पे आ जाते हैं। फीमेल में 18 साल की उम्र में जनरली फीमेल बच्चे दे देती है, पहली बार प्रेग्नेंट हो जाती है। और इसमें यह देखा गया है कि जो, देखिए इसमें दादी के साथ तो बच्चे रहते नहीं हैं, ग्रैंड मदर बोला जाता है। ग्रैंड मदर में दादी नहीं होती। रीजन कि जिस हाथी से इसकी माँ ने मेटिंग करी थी, वो इनके ग्रुप का तो था नहीं, हर्ड का, वो तो कहीं और का था। आया था, मेटिंग करी, चला गया,
दोबारा कभी मिल सकता है, लेकिन जब वो मिलेगा तो वो अपने बच्चों को पहचानता नहीं है। हाथियों की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइगर की सूंघने की शक्ति बहुत कम है। लेकिन टाइगर के पास ये पावर है कि वो फेरोमोन सूंघ के ये पता कर सकता है कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं है। ज़्यादातर केसेस में हाथी बिल्कुल नहीं पता कर सकता, उसको ये फैसिलिटी नहीं है कि वो पहचान सके कि मेरा बच्चा है कि नहीं है। यानी बाप बेटे का रिश्ता होता ही नहीं है। तो दादी के साथ कैसे होगा? यहाँ ग्रैंड मदर में नानी होती है। तो जिन माओं की माँ जिंदा होती है, यानी जिन बच्चों की नानियाँ जिंदा होती हैं, उनका क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेथ रेट उसमें बहुत कम होता है। यानी उन बच्चों का सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, और उनकी माँ की प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है नानी की देखरेख में। जितनी ज़्यादा बार नानी प्रेग्नेंट हुई होगी, उतना ज़्यादा बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। वो जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, इसके बारे में बाकायदा टेस्ट किए गए अफ्रीका में। टेस्ट करने के दौरान एक तो क्या हुआ, इसी से रिलेटेड है, मैं बता देता हूँ आपको कि मसाई मारा जो जनजाति है, काम्बा जनजाति है। तो जो मसाई मारा जनजाति है वो शिकार और जंगली जानवरों को इसको लेकर कुछ ज़्यादा एग्रेसिव है। कई डॉक्यूमेंट्रीज में आपने देखा होगा कि वो जाते हैं, लायन ने बाकायदा प्राइड के साथ मिलके शिकार किया हुआ है। कोई एंटीलोप मारा हुआ है, ये जाते हैं, भाले अपने लहराते हैं, डंडे लहराते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। पहले लायन चार्जिंग मोड में खड़े होते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं, दूर झाड़ियों के पास चले जाते हैं। ये जाते हैं, बाकायदा उसमें से बड़ी सी टांग काट लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लायन चुपचाप देखते रह जाते हैं। तो अगर ये 3-4 आदमी थे तो लायन तो 10-12 थे। कई बार 30-30 का भी प्राइड होता है, लेकिन वो डरते हैं इनसे। ऐसे ही तो ये एग्रेसिव माने जाते हैं। तो जब प्रयोग किया गया, उसमें क्या किया गया, जहां हाथी खड़े हैं वहां बहुत सारे ट्रांसमीटर्स लगा दिए गए, माइक भी लगा दिए गए, और दूर से या उनके आसपास कहीं पे स्पीकर लगा के आवाज़ें प्ले की गई। और आवाज़ें जो थी, मसाई मारा के जो मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, सबसे वो एक ही सेंटेंस रिकॉर्ड करवाया गया उनकी भाषा में। जो काम्बा लोग हैं उनसे उनके मेल फीमेल बच्चों की रिकॉर्ड कराई गई। सेंटेंस एक ही बुलवाया गया अपनी अपनी भाषा में कि देखो देखो वो हाथियों का एक झुंड आ रहा है। ये डायलॉग अलग अलग भाषा में 20-20, 30-30 लोगों से सुनवाया गया। अलग अलग टाइम पे जब प्ले किया गया, तो उसमें जब मसाई मारा लोगों की आवाज़ प्ले की गई तो हाथी ज़्यादा अलर्ट हुए, काम्बा लोगों में नहीं हुए। मसाई मारा लोगों में भी जब बच्चों की आवाज़ प्ले की गई तो नहीं उतना हुए, फीमेल की गई तो उतना अलर्ट नहीं हुए। जब मेल की प्ले की गई तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए। यानी वो मेल से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मसाई मारा लोगों से। तो ये हाथी की समझदारी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह के दूसरे प्रयोग क्या किए गए कि जब जिसमें ज़्यादा उम्र दराज मैट्रियार्क है, यानी कि मुखिया है, माँ, मतलब कुल माता, उसमें जब उन्होंने हाथियों के परिचित हाथियों की आवाज़ प्ले की। इसमें मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के आपको एक बात बता दूं कि हाथी जब पानी पीने जाते हैं तो इनके बड़े नखरे होते हैं। एक तरफ पानी भरा हुआ है, ये उसके पास में दूसरा गड्ढा खोदते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं। और जब उस पानी को चेक किया गया तो उसमें जो बैक्टीरिया थे वो कम पाए गए, और जो पास वाला पानी, जो खुला पानी था, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पाए गए। यानी कि हाथियों को समझ है, सॉल्ट की मात्रा में कमी नहीं आई। अगर वो पानी सॉल्टी था तो ये भी सॉल्टी है, क्योंकि हाथी नमक को पसंद करते हैं, उन्हें नमक से कोई परहेज नहीं है। नमक तो वो चाटने जाते हैं। मेल के कंपैरिजन में फीमेल नमक को ज़्यादा चाटती है, क्योंकि उसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए उसे ज़्यादा मिनरल्स और ज़्यादा सॉल्ट चाहिए। जाहिर सी बात है, सोडियम चाहिए। जब ये बाई पे जाते हैं, जो पानी पीने की जगह होती है, ये इनका सोशल पब होता है, क्लब होता है। जैसे इंसानों की दुनिया क्लब होता है ना, शाम के टाइम पे सारे काम निपटा के बैठे हैं, बात कर रहे हैं। इंसानों में वो ड्रिंक भी शेयर कर रहे हैं या कुछ अपना गेम्स खेल रहे हैं, वहाँ वो ड्रिंक पानी है, सॉल्टी वाटर। उसमें क्या होता है, अपने हर्ड को छोड़ के दूसरे आसपास के हर्ड से इनको बातचीत करने का, अपने विचार आदान प्रदान करने का मौका मिलता है। इनकी दोस्ती यारी होती है। रोज़ शाम को मिलना है, अच्छा भाई फलाने का वो मिलेगा, ढिकाने का वो मिलेगा, मिलेगी, मतलब फीमेल ही होते हैं, लेकिन इसमें बच्चे भी होते हैं। 14-15 साल के बच्चे अपना अलग खेल रहे होते हैं। तो इनका एक सोशल गैदरिंग का जगह होती है वो, जहाँ वो पानी पीने जाते हैं शाम के टाइम।
हाथी को 150 लीटर से 200 लीटर के आसपास पानी चाहिए। वो शाम के टाइम नहाते हैं, पानी में खेलते हैं, पी के फिर जंगल में चले जाते हैं। उनकी पानी की ज़रूरतें पूरी हो जाती है। दिन में मिले ना मिले, काम हो गया। तो वो जो वहां मिलते हैं तो वहां इनके परिचित बन जाते। जैसे मैंने पहले बताया कि 200 फेसेस तक रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो सिर्फ इंसानों का नहीं, हाथियों का भी। हाथी को भी जानते हैं, यार ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये है, इससे एक बार मेरा झगड़ा हुआ था, इससे मेरी दोस्ती। एक एक को पहचानते हैं, जैसे हम नहीं पहचानते। अगर कॉलेज में 40 बच्चे हैं या स्कूल में 40 बच्चे हैं क्लासरूम में, तो आप सबको जानते हो नाम से, सबकी आवाज़ भी पहचानते हो। कोई आपको आवाज़ दे के पीछे से बुलाएगा तो आप मुड़ के देखोगे कि यार मेरे दोस्त ने आवाज़ दी है। अपरिचित आवाज़ देगा तो मतलब आपको अलग से मालूम है कि भाई यही इनको मालूम है। तो इसमें जो एक्सपीरियंस्ड मैट्रियार्क हैं, कुल माता हैं, वो इस बात पे ज़्यादा गौर करती हैं कि जब इनके जानने वाले की आवाज़ प्ले की गई, रिकॉर्ड कर लेते हैं आवाज़ वहाँ पे, उसको प्ले किया, या वैसे ही आवाज़ आ रही है, इनको वॉच किया गया जूम लेंस के कैमरे लगा लगा के। तो जब इनके परिचित ने आवाज़ लगाई तो इन्होंने मुड़ के देखा। अपरिचित ने जब आवाज़ लगाई तो इन्होंने हाथी किला बना लिया, एलिफेंट फोर्ट। उसमें क्या होता है, मुंह बाहर की तरफ कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, बच्चों को अंदर कर लेते हैं। आप अगर ड्रोन कैमरास देखोगे तो पूरा एक सर्किल सा दिखेगा जिसमें सारे हाथियों के मुंह बाहर को होंगे, पूंछ अंदर को होगी, कुछ अंदर भी होंगे और बच्चे सारे अंदर होंगे। अपरिचित की आवाज़ से इन्हें लगता है कहीं हमला ना हो जाए, डर जाते हैं। लेकिन जिस जिस हर्ड की कुल माता ज़्यादा उम्र दराज है, उसमें ये ज़्यादा देखा जाता है। जिस हर्ड की कुल माता कम उम्र दराज है, उसमें लापरवाही देखी जाती है। वो जैसे कि आप भी यहाँ देखते हो ना कि भाई कोई मदर बहुत ज़्यादा केयरिंग है, दादी नानी ज़्यादा केयरिंग होती थी, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था, उनको सारे सिस्टम पता होते थे। पहले ज़माने में कौन से गैस हो रही है तो सौंफ का पानी पिलाओ, हींग, नाभि में हींग लगाओ, ये सब से बच्चा रोना बंद कर देगा, ये सब मालूम होता था। एक नई मदर को शायद ये नहीं मालूम होगा, जिसको उसकी माँ ने या नानी या दादी ने नहीं बताया होगा। यही चीज़ हाथियों में भी है कि जो कम उम्र में जिसकी क्योंकि क्या होता है जब कुल माता मरती है तो जनरली बेटी ही मैट्रियार्क बनती है। अगर उसकी माँ किसी कारण से मर गई, उसको एक्सपीरियंस पास ऑन नहीं कर पाई, तो वो क्या है, अपरिचित के टाइम पे ऐसा किला नहीं बनाएगी, खतरा के उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगी। अब अगर लायन, ये सारे टेस्ट अफ्रीका में हुए तो टाइगर की आवाज़ तो है नहीं वहाँ पे। लायन में जब फीमेल लाइनस की आवाज़ प्ले की गई तो उतना नहीं डरते। जब मेल लाइन की आवाज़ प्ले करते हैं तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अकेला मेल लायन हाथी के एक जवान होते बच्चे को गिराने में सक्षम है, लाइनस नहीं सक्षम है। तो जब खतरों के प्रति जो इनका समझदारी का लेवल होता है वो दिखाता है कि हाथी ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हैं, जिनके बारे में हम अभी तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। आप ये समझ लीजिए कि चिंपैंजी जो होता है वो हथियारों का इस्तेमाल करता है। वो लकड़ी के हथियार भी बनाता है, पत्थर के भी हथियार का इस्तेमाल करता है। हालांकि भालू भी करता है। जब दीमक की बाम्बी से उसको, दीमक स्लॉथ बेयर, जब उसको खाना होता है तो सक्शन बना के, जब वो वैक्यूम बना के खींचता है, उसके बाद भी दीमक रह जाती है तो वो लकड़ी की जो पतली पतली डंडियां होती है उसको डालता है। पहले तो फोड़ देता है उसको, एंट हिल को, उसके बाद पूरा तो फूटता नहीं, जमीन के अंदर तक होता है, उसमें वो डंडी डालता है। दिमाग सोचती है हमें इसमें चिपक जाना चाहिए, हमारा कुछ रेस्क्यू आ गया, निकालता है, ऐसे सक कर लेता है। तो हथियार तो भालू भी करता है इस्तेमाल। हाथी को उतने हथियार की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी सूंड है। आधे काम तो सूंड कर देती है, लेकिन उसके बावजूद हाथी पत्थर उछाल के मार देता है, निशाना भी सटीक मारता है, लकड़ी की डंडी भी उछाल के मारता है, नीचे ऊपर। तो हाथी भी हथियारों का इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ हाथी की याददाश्त और उसकी समझ से रिलेटेड। जो हाथियों की मदर होती हैं, सीनियर एलिफेंट्स होती हैं, वो बच्चों का जो डंग होता है, बच्चों का जो ड्रॉपिंग होती है, डंग होता है, उसे सूंघ के पता लगा लेते हैं कि इस बच्चे को कौन सी बीमारी है, कौन सा बैक्टीरिया का इसको इन्फेक्शन है, और उसका सोल्यूशन, उसका इलाज कौन से पेड़ की छाल या पत्तियां खा के है। ये उस इलाके में बच्चे को ले जाती हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट कर देती हैं। इतना समझदार जानवर हाथी है। लेकिन उसके बावजूद, मुद्दे की बात जहाँ से हम शुरू हुए थे, क्या हाथी उस आदमी का घर तोड़ क्या धुर्बे हाथी
उस आदमी का घर तोड़ने के लिए गया, जानबूझ के गया? इसका जवाब है नहीं। ये एक सिर्फ संयोग है कि उसकी आदत है घर तोड़ने की, और उसमें उसी इंसान का घर दोबारा आ गया, क्योंकि वो जिस इलाके में घूमता है, वो जो 2 नदियां पार करके जहां तक गया, उसे लगता था दुर्बे वहां तक नहीं आता, लेकिन दुर्बे भी नई नई जगह आसपास की एक्सप्लोर करता था, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी पुरानी जगह में मेरे ऊपर गोली चला दी जाती है। नए नए इलाके, नई नई फसलें तोड़ने जाता है। इस वजह से वो वहाँ चला गया, उसने तोड़ दिया। क्योंकि अगर वो बदले की भावना से करना चाहता था कि मुझे इस आदमी से दुश्मनी है, इसके परिवार को मैंने मारा था, मैं दोबारा मारूंगा, इस काम के लिए धुर्वे हाथी को 14 साल नहीं लगते। 1 साल में ही वो ये काम कर देता। बीच में अगर धुर्वे हाथी गायब भी हो गया था जब उसके ऊपर गोली चली थी, 2016 में वापस आ गया था। 10 साल हो चुके हैं। अगर उसको बदला करना है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक सहयोग था। क्योंकि ये बात सामने आई तो मैं, और किसी ने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने सोचा इस बारे में एक जो मेरा सोचना है वो बता देता हूँ। ऐसे ही एक और सवाल मुझसे इंस्टाग्राम में किसी ने पूछा कि वंतारा का उन्होंने वीडियो देखा और उसमें देखा कि टाइगर बहुत सारे झुंड में रह रहे हैं। उन्होंने कहा टाइगर तो सॉलिटरी एनिमल है, ये ऐसा कैसे हो रहा है कि ये झुंड में रह रहे हैं? तो देखिए, जंगल के अंदर टाइगर को शिकार करना पड़ता है। उसको अपना जीवन यापन करने के लिए, खाना खाने के लिए शिकार करने की ज़रूरत है। वो जिस इलाके में रहता है, घने जंगल में रहता है। घने जंगल के हिसाब से उसको एम्बुश करने की पावर है, फाइनली दौड़ने की भी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी दूरी तक दौड़ लेता है। 15 फीट के आसपास वो छलांग भी लगा लेता है पकड़ने के लिए शिकार को। लेकिन डियर के पास जो पावर है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेज भाग सकता है। तो अगर सिर्फ भागने की रफ्तार के आधार पर देखेंगे तो टाइगर डियर को कभी नहीं पकड़ पाएगा। यानी उसे नज़दीक तक पहुंचना है। 15 फीट की छलांग जो उसके लिए काम करती है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दौरान डियर अपना बैलेंस खो देता है। जब तक वो घबरा के इधर उधर भागता है, टाइगर जल्दी से उसे पकड़ लेता है। उसके शरीर पर लाल सा फर है और ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। डियर कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें लाल रंग लाल नहीं दिखता है, हरा रंग दिखता है। तो डियर के सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, देखने की शक्ति कमज़ोर है, कलर ब्लाइंड है। तो टाइगर हवा के विपरीत दिशा से आता है, क्योंकि उसे एम्बुश करके पकड़ना है, नज़दीक पहुंचना है, 15 फीट की छलांग के दायरे में पहुंचना है, दबे पांव जाना है। सॉफ्ट पैडेड जानवर है, इस तरह से डेवलप्ड है कि वो चाहे तो बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, ना के बराबर हो। हवा की विपरीत दिशा वो कैसे पकड़ लेता है? अपने विस्कर से। जो मूंछों के बाल हैं, जब वो हिलते हैं तो उसे मालूम चल जाता है हवा कहाँ से कहाँ चल रही है। तो जब डियर की तरफ से, जहाँ से हवा टाइगर की तरफ आ रही है, वो उधर से जाएगा। जहाँ से हवा टाइगर की तरफ से डियर की तरफ जा रहा है, वो नहीं जाएगा। वो एक लंबा डायरेक्शन घेरा बना के वापस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब जब आएगा, उसके बावजूद डियर एक तो है नहीं, 40-50 हैं अगर स्पॉटेड डियर की बात करें। सांबर डियर की बात करें तो 7-8 का हर्ड है। यही वजह, थोड़ा सा इसमें भी मैं एक्स्ट्रा बता दूं, यही वजह लोग बोलते हैं कि सांबर डियर फेवरेट फूड क्यों होता है टाइगर का। उसका कारण ये है कि पकड़ना आसान है और पकड़ने के बाद भोजन ज़्यादा मिलता है। सांबर डियर का वजन 300 किलो तक हो सकता है। डियर का वजन 50 किलो 60 किलो के आसपास है, स्पॉटेड डियर का। यानी मेहनत उतनी करनी है, एक जगह 4-5 गुना ज़्यादा खाना मिल रहा है सांबर डियर के मामले में। दूसरी बात, पकड़ते वक्त जहां स्पॉटेड डियर खड़े हैं वहां 50 अगर डियर है तो 100 कान है। और भाई दुगने कान है उतनी नाक है। आंखें तो चलो ठीक है, आंखों को एक बार धोखा देना पॉसिबल है क्योंकि कलर ब्लाइंड है, तो उसके नज़दीक तक पहुंचना आसान है। अब भागना किसके लिए आसान है? भागना आसान है स्पॉटेड डियर के लिए। छोटा है ना, 2 झाड़ी के बीच से निकल जाएगा, तेजी से भाग जाएगा। सांबर डियर बड़ा है, कई झाड़ियाँ ऐसी होंगी उनके बीच से निकल ही नहीं पाएगा। तो पकड़ते वक्त भी दौड़, फिर उसके बाद थोड़ा सा बेवकूफ़ भी है। ऐसा बोला जाता है सांबर डियर के बारे में कि जब वो कॉल करता है, अच्छा सांबर डियर के, अगर मेल सांबर डियर की कॉल है, मेल और फीमेल सांबर डियर की कॉल को आप समझ सकते हो। मेल की कॉल थोड़ी भारी सी होती, कार के हॉर्न की तरह से होती, उसी में थोड़ा पतली होती है फीमेल की। अगर आप दोनों की एक एक बार भी सुन लोगे ना तो आप समझ जाओगे। तो मेल
कि अगर आपने कॉल सुनी तो आप मान जाइए कि 99% वो टाइगर ही है जिसके लिए वो कॉल कर रहा है। फीमेल बड़े लेपर्ड के लिए भी कॉल कर देती है। मेरे पास इसका प्रूफ है। मेरा एक वीडियो है, यहाँ पे मैं उसका थंबनेल लगा दूंगा। उसमें फीमेल सांबर कॉल कर रही, एक ही फ्रेम के अंदर सांबर डियर भी है और लेपर्ड यूं निकल के जा रहा है। सर्दी के दिन थे, एक ही फ्रेम में पैर पटक रही है, कॉल कर रही है, भाग नहीं रही है। जूम लेंस यही S24 अल्ट्रा से शूट किया था, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पास में है, लेकिन जूम करते वक्त डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। मेरे ख्याल से 20-25 फीट का ही फासला था। पहले आगे लेपर्ड है, पीछे सांबर है, लेकिन वो फीमेल थी, कॉल कर रही है, यानी कि वो लेपर्ड के लिए भी कॉल करता है सांबर डियर में फीमेल, ये उसका सबूत है। तो जब ये मेल कॉल करता है, उसके बाद होता क्या है, जब टाइगर एक जगह बैठ जाता है तो ये भाग के चला जाता है। अच्छा, ये निगाह रखता है, कॉल करता रहता है कि अपने साथियों को बताता रहे कि भी खतरा है, खतरा है। उसका बीच बीच में भागता है, जब थोड़ा सा चार्ज करने को होता है तो भागता है। टाइगर बैठ गया, भागा, इसने देखा टाइगर दिख नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा मूर्ख होता है। ये वापस देखने के लिए आता है कि भाई टाइगर गया कहाँ, और ऐसे में हत्थे चढ़ जाता है। तो ये तो वो बात हो गई कि सांबर डियर को टाइगर क्यों ज़्यादा मारता है। लेकिन जो मैं बात बता रहा था कि जब वो टाइगर एम्बुश करके पास तक जा रहा है, तो उसे सांबर डियर के लिए कम सतर्क, मतलब कम कान है, कम नाक है। 6-7 का झुंड है, हर्ड है, वहाँ 50 का है, तो ज़्यादा लोग कॉल कर देंगे, ज़्यादा लोग वॉच कर लेंगे। मतलब एक भीड़ में ज़्यादा दिक्कत है। ये कोई ऑप्शन नहीं है तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि स्पॉटेड डियर को मारता नहीं है। तो उसके नज़दीक पहुंचेगा, एम्बुश करेगा, छलांग मार के पकड़ेगा, इस तरीके से पकड़ लेता है। अगर डियर ने उसकी तरफ देख लिया, झाड़ी के पीछे है, और अगर वो मूव नहीं करेगा टाइगर, तो डियर नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर की झाड़ी भी उसको ग्रीन दिख रही है। टाइगर ऑरेंज या रेड कलर का होने के बावजूद उसे ग्रीन ही दिख रहा है, और ब्लैक स्ट्राइप्स की वजह से उसे मालूम नहीं पड़ रहा कि ये झाड़ी कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। अगर वो मूव करेगा, हिल लेगा, डुलेगा, तो डियर उसे पहचान लेगा। इसी तरीके से टाइगर के साथ है, ये भी तो कलर ब्लाइंड है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर टाइगर कहीं जा रहा है, आप पेड़ के पीछे हो, हरकत बंद कर दो। अगर आपने वाइट कलर की शर्ट या ऐसे नज़र में आने वाले नहीं है, कैमोफ्लॉज कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि वाइट तो कलर ब्लाइंड को वाइट ही दिखता है, तो अगर आप पेड़ के पीछे खड़े हो और टाइगर बिल्कुल आपकी तरफ देख रहा है, और आप बिल्कुल मूवमेंट बंद कर देते हो, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होते, बिल्कुल खड़े रहोगे, टाइगर थोड़ी देर में दूसरी तरफ देखने लगेगा, आपको नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जंगल में अपना धैर्य बना के रखें। आप रास्ता भटक गए हो तो दिमाग से मत भटको। दिमाग को अगर आप अपने स्थिर रखोगे, शांत रखोगे, तो आपका बचाव निकल आएगा। तो टाइगर भी आपको, अगर आप पेड़ के पीछे खड़े हो तो एक ही यूनिट समझ लेता है। पेड़ के पीछे से आप आधी बॉडी दिख रही है, आपका चेहरा भी दिख रहा है, आप पलके भी कोशिश करो कि ना झपकाओ। शिकारी भी करते थे, लेपर्ड जैसे जानवर को धोखा दे देते थे। वो एक हाइट बनाते थे मचान पे। लेपर्ड की खास आदत है कि एक बार ऊपर जरूर देखता है। वो देखा, उसने देखा कि चेंजेस है। कल जब मैं यहाँ पे मैंने शिकार छोड़ा था तो ये नहीं था, आज है। तो एक बार एक शिकारी से निगाह मिल गई, जो छेद होता है जिससे देखने के लिए और बंदूक निकालने के लिए भी एक छेद होता है, उसमें चेहरा दिख रहा था। तो उन शिकारी ने अपनी पलकें झपकना बंद कर दिया, एकदम ऐसे। अब कई लोग बोलते हैं कि पलकें कैसे आप नहीं झपक सकते हो। रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे कि आपका गर्म चीज़ पे हाथ रखेगा तो आप उठाते नहीं, आपका हाथ अपने आप उठ जाता है। कांटे पे हाथ रखोगे, अपने आप पीछे जाता है। कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, उसी में से पलक झपकना भी है। आपको पता नहीं चलता, आप पलक झपकते रहते हो, लेकिन कई बार आप रोकना चाहोगे। कई बार बचपन में आपका कंपटीशन होता था कि देखते हैं कौन पहले पलक झपकता है। उसमें थोड़ा सा आंखें चौड़ी कर लो। रेगुलर वे में तो झपक दोगे, लेकिन जब आप बड़ी सी खोल लोगे ना, तो रुक जाती है। हालांकि उसमें थोड़ी देर बाद तो ये सही है कि आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी देर तक रोका जा सकता है। तो वही उन्होंने किया। तो वो लेपर्ड अपने शिकार को खाने लगा और उन्होंने गोली मार दी। वो मैन ईटर था। टाइगर भी ऐसा ही करता है, लेकिन यहाँ हम डियर की बात कर रहे हैं, तो डियर से छिप के नज़दीक टाइगर को पहुंचना होता है। इस वजह से वो झुंड में नहीं रहता है, अकेला रहता है, सॉलिटरी। जहाँ से वंतारा वाली बात आई थी,
कि अगर वो 4 या 5 होंगे, अलग अलग चलेंगे, एक इस पेड़ के पीछे से एक इस पेड़ के, तो पहली बात तो हवा का डायरेक्शन में कहीं ना कोई आ जाएगा जिसकी हवा चली जाएगी, किसी ना किसी की हरकत दिख जाएगी। एक ने तो झाड़ी के पीछे अपने आप को स्थिर कर लिया, दूसरा नहीं कर पाया, सेम टाइम पे दिख गया, कॉल कर देगा, और जैसे ही कॉल करेगा एकदम से भगदड़ मचेगी, स्मेल आ गई। तीसरी बात, जो एम्बुश करके झपट्टा मारना है तो सारों को दौड़ना है, ऐसा थोड़ी ना कि एक दौड़ लेगा, एक दौड़ेगा, मान लीजिए बाकी चुपचाप खड़े रहेंगे, तो जब शिकार मार लिया, 5 या 6 टाइगर है, 50 किलो का एक हिरण मार पाए, एक ने मारा, तो मारने वाला एक, खाने वाले 5 या 6, मुंह का ना डाढ़ का, वो डियर तो गले तक ही रह जाएगा, पेट तक पहुंचेगा भी नहीं, तो भूखा रह गया ना इतनी मेहनत के बाद टाइगर। तो जो अकेले मेहनत करके मार रहा है तो फिर खाने को भी अकेले मिले। और अगर सारे एक ग्रुप की मेहनत है तो सबका योगदान हो, तो योगदान कैसे करोगे? ये इधर भाग रहा है, वो उधर वाला भागेगा, उसके सामने पेड़ आ जाएगा, कहीं झाड़ी आ जाएगी, वो तो रुक गया। लायन के केस में ऐसा नहीं होता, अफ्रीकन लायन के केस में। एशियाटिक लायन तो जंगलों में ही रहते हैं, ग्रासलैंड में भी रहते हैं। उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो पहले से घेर लेते हैं, पहले से 4-5 लाइनें से अलग अलग जगह छिपके, घास में छिपके बैठ जाती है, एक यहाँ से मूव करके खुले आके, एम्बुश करके नहीं, खुले आम दौड़ती है, ताकि वो जानवर उधर को भागे जहां उन्होंने अपना जाल बिछा रखा है, वो पकड़ पकड़ के उछल के 1 या 2 को पकड़ लेते हैं। ऐसे ही किसी पॉडकास्ट में मुझसे सवाल किया गया था कि टाइगर और लायन में क्या फ़र्क है, तो मैंने ऑन द स्पॉट उसी वक्त जो मेरे दिमाग में समझ में आया, बिना सोचे समझे मैंने बोला था। बाद में मैंने सोचा है तो सटीक एग्जाम्पल हो गया। मैंने बताया था कि आप टाइगर की तुलना चोर से कर सकते हैं, लायन की तुलना आप डकैत से कर सकते हैं। डाकुओं की तरह घेर के सामने से आके बंदूक दिखा के लूट करना डाकू का काम है, और घर में जाके चुपके से चोरी से पहुंचना बिना आवाज़ किए टाइगर का काम है। इसलिए टाइगर को अकेले रहने की ज़रूरत है। वो अगर झुंड में रहेगा, प्राइड में या हर्ड में रहेगा तो कामयाब नहीं होगा। कामयाब होगा तो एक की मेहनत से होगा, सबके लिए खाना कम पड़ जाएगा। माँ अपने बच्चों के साथ देखा जाए तो साथ में रहती है, लेकिन बच्चों को पीछे छोड़ के शिकार करती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कई बार वो शामिल होते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से कई बार माँ के शिकार छूटते हैं। लेकिन वो तो उसकी मजबूरी है कि अपने बच्चों को उसे खिलाना है। कई बार वो झल्लाती है, गुर्राती है, डांटती भी है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 2 साल से बड़े, वो शिकार का मेजर हिस्सा खाने लगते हैं, तो फिर माँ अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देती है, फिर बच्चों को भगा भी देती है। कारण यही है कि तुम मेरा खाना खा जा रहे हो। और जब बच्चा खुद शिकार करता है तो वो कहता है माँ से कि तुम मत खाओ। ये भी होता है टाइगर में। एक वर्ड है फोरेज। ये क्या करते हैं कि घात पे निकलते हैं, बीच बीच में चले जाते हैं, 5-5 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, शिकार करते हैं। मान लीजिए थोड़ी दूर पे शिकार कर लिया और बाकी पहुंच गए, भाई बहन पहुंच गए, साथ वाले, माँ पहुंच गई, तो गुर्राता है वो। वही कब सब अडल्ट जो कि माँ के मारे शिकार पर अपना हक समझ के खाने आ रहा है, खुद के मारे शिकार पे ना तो भाई बहन को खाने देता है ना माँ को। ये भी होता है। तो ऐसे करके वो माँ निकालती है, वो अलग मैटर हो गया। तो ये वजह है कि टाइगर सॉलिटरी एनिमल है। लेकिन अगर टाइगर को बैठे बैठे खाना मिलेगा, उसे शिकार करने की जरूरत नहीं है, तब उसे क्या दिक्कत है? तो ये है केस है वनतारा वाला, कि जिसमें झुंड में टाइगर हैं कि वो शिकार तो करना नहीं है, तो उनको जब शिकार नहीं करना है, खेलो, मजा ही आ रहा है। उसमें भी जो राइवल्स होते हैं, डोमिनेटिंग मेल्स होते हैं, डोमिनेटिंग फीमेल्स होते हैं, उन्हें एक साथ पिंजरे में नहीं डालते हैं। वो देख लेते हैं कि ये, जैसे बचपन में 4-4, 6-6 कब्स भी हुए, साथ में खेलते नजर आए टाइग्रेस के, तो वो खेलते ही है ना, कभी खेलते हैं कभी लड़ते हैं। तो इसी तरीके से देख लेते हैं कि ये आपस में लड़ते नहीं हैं, उनको साथ में छोड़ते हैं। तो जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि मैंने वनतारा में देखा खेल रहे हैं, वो देख लिया कि इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत है, उनको साथ में छोड़ दिया। खाने का कंपटीशन है नहीं, खाना दिया जाएगा, खा लेंगे आराम से, सबको दिया जाएगा, थोड़ा बहुत खाना खाते वक्त लड़ेंगे। और दूसरी बात, वो देखते हैं उनके जो भी उनके रेंजर्स होंगे जो उन्होंने अपॉइंट किए होंगे, आपस में लड़ाई की संभावना होगी तो फट से फिर वो गाड़ी लेके अंदर घुसते होंगे। जैसे थाईलैंड वगैरह में देखा है, गाड़ी आगे डाल के करते हैं, फिर एक दूसरे को अलग करते हैं, जो ज़्यादा बदमाशी कर रहा है उसको पिंजरे में पकड़ लेते हैं। तो ये वजह है कि जंगल में टाइगर सॉलिटरी एनिमल है, और जब आप किसी सफारी पार्क में या ऐसे रेस्क्यू सेंटर में देखते हो तो वो साथ में दिख जाते हैं।
वाइट टाइगर का केस इसमें थोड़ा सा अलग है। वाइट टाइगर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के रीवा महाराज साहब, जहाँ मेरा गांव है मध्य प्रदेश में मेरा गांव रीवा जिले में ही है, सिरमौर तहसील में कुलाई गांव। तो जैसे आज यहाँ पे मैं जंगल में रहता हूँ, तो कोई आता है तो क्या भाई चलो सफारी पे चलते हैं, सफारी बुक कर ली, सफारी पे चलो। एक उस टाइम पे सफारी पे नहीं, शिकार पे जाने का एक ट्रेंड था। कैंपिंग का पूरा, जैसे आज भी कैंपिंग का सिस्टम, एक कैंप लगेगा वहीं खाना बनेगा। तो महाराज साहब के पूरे नौकर चाकर, पूरी सेना जाती थी, बाकायदा कैंप लगते थे। एक पिकनिक भी हो गई, आउटिंग भी हो गई, और शिकार खेलना। इसीलिए जिम कॉर्बेट के टाइम पे वो बोलते थे स्पोर्ट्समैन शिकारी को। शिकार खेलना मतलब वो शिकारी नहीं बोलते थे, हंटर नहीं बोलते थे, स्पोर्ट्समैन। खेल है, बिग गेम स्मॉल गेम, बड़े जानवर मारने वाला गेम बिग गेम, पक्षी वगैरह खरगोश वगैरह छोटे जानवर मारने वाले गेम को बोलते थे स्मॉल गेम, शिकार को। तो जोधपुर के महाराज साहब आए थे रीवा महाराज साहब के पास, तो उन्होंने कहा चलो शिकार पे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में सीधी जिला जो आज है, वहाँ कुसमी तहसील में उन्हें एक टाइग्रेस के 2 कब मिले जो कि वाइट कलर के थे। वाइट कलर के, ये अल्बिनो नहीं थे। अल्बिनो में क्या होता है कि आइज ब्लू होती हैं, उन्हें दिखता भी कम है। वाइट कलर में जैसे कि ब्लैक कलर का, ब्लैक टाइगर भी सिमलीपाल में आजकल मिलते हैं, या मेलानिस्टिक लेपर्ड होते हैं, ब्लैक पैंथर जिन्हें बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का पिगमेंट मेलानिन ज़्यादा हो जाता है। इसी का अपोजिट होता है वाइट टाइगर में, कि जो ये येलो कलर है, येलो कलर रिसेसिव हो जाता है, कम हो जाता है। वहाँ ब्लैक ज़्यादा हो रहा था तो पूरे में ब्लैक हो गया था, यहाँ येलो कम हो गया, तो येलो कम हुआ तो क्या हुआ, वाइट हो गया। यानी ब्लैक स्ट्राइप्स अपनी जगह पे हैं, येलो की जगह वाइट हो गया। ये है वाइट टाइगर। अगर वो अल्बिनो है तो ब्लैक स्ट्राइप्स भी नहीं होंगी, कहीं पर भी ब्लैक कलर नहीं होगा, आंखों में भी ब्लैक कलर नहीं होगा। तो ये अल्बिनो और वाइट टाइगर का फर्क है। जंगल में उस दिन की घटना क्या हुई, जब महाराज साहब गए शिकार पर, उन्हें 2 मिले। उन्होंने पकड़ने को किया तो एक भाग गया। उन्होंने कहा इसको मारना नहीं, कब है, एक को पकड़ लिया गया घेर के। तो जो भाग गया, उनकी माँ भी मर गई, शिकार में मार दी गई। तो जो भाग गया वो दोबारा मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ उसको कोई जानवर खा गया, क्योंकि टाइगर के कब को तो लेपर्ड भी मार देता है, दूसरा टाइगर भी मार देता है, और मार के खा भी लेता है। इसको जो इन्होंने पकड़ा, इसको ये गोविंदगढ़ का किला जो है, जब आप रीवा से सीधी की तरफ जाते हो तो रास्ते में गोविंदगढ़ आता है, वहाँ पे इन्होंने रखा, उन्हीं की राज्य में था। उसका नाम रखा मोहन। उसको बड़ा किया, उसकी अलग अलग टाइग्रेस के साथ क्रॉस कराया गया। कुछ बच्चे नॉर्मल पैदा हुए, कुछ बच्चे यही वाइट टाइगर पैदा हुए। जैसे कि इंसानों में किसी की ब्लू आइज़ हैं, किसी के ब्लैक आइज़ हैं, उनकी आपस में शादी हो जाए मेल फीमेल की, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे ब्लू आइज़ वाले होंगे। सारे, कुछ बच्चे ब्लैक आइज़ वाले हो सकते हैं, कुछ ब्लू आइज़ वाले हो सकते हैं। इसी तरीके से वाइट टाइगर में हुआ। अब इन्होंने गिफ्ट में पूरे विश्व में भेजे। इंडिया के अंदर भी आपको हर जू उसमें वाइट टाइगर एक मिल जाएगा। एक इंसान की जान ली थी दिल्ली जू में, जो विजय नाम का टाइगर था, वो वाइट टाइगर ही था। तो वो वाइट टाइगर सब कहीं ना कहीं उस मोहन की संतान है, क्योंकि उसके पहले कहीं वाइट टाइगर मिला ही नहीं था जंगल में। जंगल में होते ही वो कब्ज थे तो मिल गए थे, क्योंकि उनको शिकार सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नजर आ जाते हैं। जो आपको अभी मैंने बताया था कि डियर कलर ब्लाइंड होते हैं, जब झाड़ी के पीछे छिपे होते हैं तो ग्रीन कलर तो वो नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो ऑरेंज कलर उन्हें ग्रीन दिखता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप वाइट कलर की शर्ट पहन के पेड़ के पीछे खड़े हो तो टाइगर आपको पहचान लेगा। वाइट कलर, कलर ब्लाइंड को भी वाइट दिखता है। तो वाइट टाइगर नज़र में आ जाता है डियर के, दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि रात को भी दिखता तो है ना डियर को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखता, इंसान से ज़्यादा दिखता है। जिस जानवर की भी आंखें चमकती हैं उसे इंसान से ज़्यादा दिखता है। बंदर की आंखें नहीं चमकती है, बंदर को इंसान के बराबर ही दिखता है। टाइगर को हमसे 6 गुना, टाइगर को हमसे 6 गुना ज़्यादा दिखता है, डियर को हमसे 2-3 गुना ज़्यादा दिखता है, लेकिन दिखता है। चांदनी रात में तो, इसीलिए चांदनी रात में जानवर शिकार नहीं करते,
क्योंकि वो विजिबल हो जाते हैं, लेपर्ड हो चाहे वो। अभी एक कॉल आ गया था तो वो कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई। तो उसमें क्या होता है, रात को नज़र आ जाता है वाइट टाइगर। हालांकि जो ब्लैक पैंथर है उसे बड़ा एडवांटेज होता है रात के टाइम पे वो बहुत अच्छा शिकार कर लेता है, क्योंकि डियर को बिल्कुल नज़र नहीं आता। लेकिन दिन के टाइम पे वो भी नज़र आ जाता है, क्योंकि जो झाड़ी के पीछे छिपता है तो जो उसका येलो कलर है वो भी ग्रीन दिखता है डियर को, लेकिन ब्लैक कलर पूरा जो ब्लैक है झाड़ी में नज़र आ जाता है। तो दिन के समय शिकार करना मुश्किल होता है ब्लैक पैंथर को, लेकिन रात को तो कर लेता है, पेट भर लेता है, बढ़िया शिकार कर लेता है। वाइट टाइगर ना दिन को शिकार कर पाता ना रात को। इस वजह से जंगल में वाइट टाइगर का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। बीच में 2-3 साल पहले जहाँ मेरा रिज़ॉर्ट है वहाँ एक बार एक रिज़ॉर्ट में काम करने वाले ने बोला, उसके ओनर ने मुझे बताया कि मेरे एम्प्लॉय ने वाइट टाइगर देखा है। तो और 2-3 लोगों से उसने बताया, कंफर्म किया, और वो ये बोल रहा था कि वाइट टाइगर में स्ट्राइप्स नहीं है। हालांकि पूछताछ में फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, फिर मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी लिखा कि मैंने भी वाइट टाइगर राजाजी में देखा है, लेकिन देहरादून की तरफ। तो मुझे लगा कि 2 लोग बोल रहे हैं, एक, हालांकि मुझे डाउट था कि उस एम्प्लॉय ने देखा है तो कहीं उसने ऐसा तो नहीं ड्रिंक विंक किया हो कि उसने ऐसे ही ड्रिंक करके तो कुछ भी दिख जाता है। तो वो बोला नहीं, हालांकि वो बंदा ऐसा, जब मैं पूछने गया तो वो बोलता है कि मैं नहीं, दूसरे ने देखा था। लेकिन वो लगातार बोल रहा था कि उसकी स्ट्राइप्स नहीं है, तो मुझे लग रहा था अल्बिनो है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा, उन्होंने भी ट्रैप कैमरे लगाए थे, लेकिन उनके भी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बाद में जो क्लैरिफिकेशन दिया मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने, उन्होंने बोला कि जिस इलाके में वो बता रहा है, उस रिजॉर्ट के एम्प्लॉय को वो लोग भी जानते थे। बोले वहाँ की सारी मिट्टी सफ़ेद है और नदी भी है। बोले हुआ ये होगा कि नदी में टाइगर बैठा होगा, गीला होगा, उसके बाद वो मिट्टी में बैठ गया होगा, तो वो सफ़ेद मिट्टी चिपक गई। दूर से उसने देखा होगा, धुंधला टाइम था बता रहा शाम का, तो वो उसे वाइट टाइगर नज़र आया था, ऐसा हुआ होगा। बाद में कभी हमें उसके सबूत नहीं मिला। तो कुल मिला के वाइट टाइगर जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए वाइट टाइगर जनरली कैप्टिविटी में ही रहे हैं। इन ब्रीडिंग के नतीजे हैं सारे एक दूसरे के भाई बंधु ही है। वाइट टाइगर आपको झुंड में ही मिलेंगे, क्योंकि कैप्टिविटी में हमेशा बहुत सारे मिल जाएंगे, जनरली आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो ये इस बात का जवाब हो गया कि जो उन्होंने पूछा था। तो चलिए, काफ़ी देर का पॉडकास्ट हो गया, एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज भेजो, ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब देने में अच्छा लगता है। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।